नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात पहले यहां पर गेहूं की करेंगे, जहां पर यूएसडीए ने देश में गेहूं के उत्पादन का अनुमान घटा दिया है। उनके मुताबिक यहां पर 10.8 करोड़ टन उत्पादन देखने को मिल सकता है। वहीं सरकार का मानना है कि देश में 11.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होगा। ऐसे में सवाल ये है कि किसका अनुमान सही है, यूएसडीए या फिर सरकार का। अगर उत्पादन घटा है तो उसके पीछे क्या कारण है और सरकार की प्रोक्योरमेंट जो कि सरकार ने शुरू कर दी है वो भी कैसे देखी जाए। माना यह जा रहा है कि इस बार एक्सपोर्ट्स तो शायद खुलते हुए नजर नहीं आएंगे और सरकार के पास गेहूं भी पर्याप्त रहेगी। क्वालिटी को लेकर ऑफ कोर्स यहां पर कुछ दिक्कतें जरूर हैं। साथ ही साथ जीरे की अगर बात करें तो यहां पर अपर सर्किट के साथ हमने काम खुलते हुए देखा था और वहीं पर फिलहाल कारोबार हो भी रहा है। इन दोनों कमोडिटीज और बाकी सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, वनराज बेसन एंड रोलर फ्लावर मिल्स गुजरात के डायरेक्टर धवल मेघपारा और साथ ही साथ जीरे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले गेहूं के साथ कर लेते हैं एंड आपसे जानना चाहेंगे धवल, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर क्रॉप पहले और किस तरह की आवक है मंडियों में? थैंक यू मनीषा जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहां तक आवक की बात करते हैं तो आज की डेट में जहां पे हम स्थित है गुजरात में, जो हब माना जाता है सौराष्ट्र रीजन गुजरात के लिए गेहूं की आवकों में सबसे पहल करता है। आज की डेट में हम आवक काफी कम देख रहे हैं। खाली क्वालिटी क्वांटिटी का सवाल नहीं है मनीषा जी, एक क्वालिटी में भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जो अनसीजनल रेंज हुए उसकी वजह से क्वालिटी काफी डिटोरिएट हुई है, आवक भी कम हुई है। और जब अनसीजनल रेन हुआ मनीषा जी, ये गुजरात के लिए एक थोड़ा यूनिक फैक्टर है क्योंकि वो हमेशा हार्वेस्ट में दूसरे स्टेट से आगे रहते हैं। इसकी वजह से जब हार्वेस्टिंग चल रही थी तब अनसीजनल रेन्स हुई है। ये इसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो काफी तक जो माल मंडियों में आने वाला था वो स्टॉक में चला गया है। तो अभी भी वो स्टॉक से बाहर माल नहीं आ रहा है, मंडियों में काफी आवक कम है और क्वालिटी में काफी सारे प्रश्न है मनीषा जी। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से हमने मेजर्स आते हुए देखे हैं और नई फसल भी यहाँ पर मार्केट में आने लगी है। जिस तरह का डैमेज देखने को मिला है मेघल, आप कैसे देखते हैं? क्या कितना क्वालिटी कंसर्न्स यहाँ पर रह सकता है? क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि जब वो गेहूं खरीदेंगे यहाँ पर तो क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर लेवरेजिंग जो है जो दी जाएगी यहाँ पर किसानों के लिए। क्वालिटी पे मनीषा जी ऐसा है कि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हेक्टोलीटर मेजरमेंट होता है। जो काफी सारी मिलें होती है अच्छी पिसाई करती है, जो गेहूं की खरीदी होती है उसमें मेजरमेंट होता है कि वो अराउंड 70 to 80% रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में जो नॉर्मल ज्यादातर प्रतिशत में जो गेहूं आ रहा है वो अराउंड 75% हेक्टोलीटर में आ रहा है। तो क्वालिटी काफी डिटोरिएट हुई है। जो रेन होता है, अनसीजनल रेन होती है, उसका गेहूं पर ऐसा असर पड़ता है कि श्रिवल्ड व्हीट हो जाता है। जो व्हीट की जो मात्रा होती है, बढ़ जाना होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो वो श्रिवल्ड व्हीट हमें काफी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा गेहूं में ब्लैक टिप आ जाती है, बारिश की वजह से पानी टच होता है तो लश्चर लॉस होता है। ये सभी गुण हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं गेहूं में। तो क्वालिटी डिटोरिएट हुई है। जो आपने जैसे सही में बताया कि गवर्नमेंट ने भी स्टैंडर्ड्स थोड़े कम किए प्रोक्योरमेंट की वजह से। एज यू नो, गवर्नमेंट की काफी क्वांटिटी में मात्रा में प्रोक्योरमेंट करने के गोल्स है। अगर ये गोल्स पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो क्वालिटी में गवर्नमेंट को बांधछोड़ करनी रहेगी और इसी की वजह से उन्होंने वो पैरामीटर्स कम किए हैं। बट देखा जाए एक साइड में तो जो क्वालिटी कम हुई है वो इम्पैक्ट कर रहा है प्राइसेस में। और ऑन द अदर साइड सेम तरीके से देखा जाए, जहां पे हार्वेस्टिंग थोड़ी जल्दी हो गई थी और अच्छी क्वालिटी का जो टुकड़ी टाइप का गेहूं बोलते हैं कि लोकल टाइप का गेहूं बोलते हैं गुजरात में, उसकी प्राइसेस काफी स्ट्रांग है और आगे भी जाके वो स्ट्रांग करंट रहने की आशा रख सकते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी का गेहूं इस बार कम मात्रा में मिलेगा। यानी कि अवेलेबिलिटी की कमी नहीं होगी, जो चीज़ की कमी होगी वो है अच्छी क्वालिटी की। धवल, साथ ही साथ अगर यहाँ पर प्राइसेस देखें वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम 33 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। करंट प्राइसेस कहते हैं कैसे हैं? जब तक आवक बाजार में आएगी, सरकार प्रोक्योर करेगी, तो अगले 2-3 महीने तक किस रेंज में रह सकते हैं गेहूं के भाव? एब्सोल्युटली मनीषा जी, लास्ट ईयर हम सबने एक्सपीरियंस किया, गेहूं के लिए बहुत यूनिक ईयर था। वो प्राइसेस ऑल टाइम हाई गई। इसी की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को लगा कि ज्यादा मुल्तान मिलेगा, तो इसी की वजह से उन्होंने बुआई भी ज्यादा की है। इस साल के गुजरात में जहां पे हम लोग बैठे हैं सौराष्ट्र रीजन में, वहां पे प्राइसेस देखे तो 2300 पर क्विंटल के अभी प्राइसेस है। अगले 1-1.5 महीने में
हमें लगता है कि ये प्राइसेस 25 टू 50 रुपीज की रेंज बाउंड रहेंगे। उससे आगे जाके मुझे लगता है कि अगर ऑल माल आता है मार्केट में अच्छी क्वालिटी जो स्टॉक में गई है, हमारा अनुमान है कि फार्मर के पास स्टॉक में गई है, अगर वो माल भी मार्केट में आता है तो गेहूं का साल ठीक ठाक ही रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि अपवर्ड्स में 25 टू 2600 तक का गेहूं रहेगा इस साल। और नीचे में? मनीषा जी। जी धवल, और नीचे में कितना रहेगा? 25-26 आपने कहा ऊपर में रहेगा, तो नीचे में क्या सपोर्ट्स हैं? नीचे में मैं मानता हूँ मनीषा जी 2200 का नीचे का सपोर्ट रहेगा। उससे ज्यादा गिरावट मैं नहीं देख रहा हूँ अभी मार्केट में। ऑल राइट, यानी कि जब बुआई हुई थी तो 27-28 के भाव थे, 33 तक भी गए, और जब आप यहाँ पर गेहूं लेके आई जा रही है बाजार में तो 2200 तक के भी भाव हम बनता हुआ देख सकते हैं। 25-26 ऑफकोर्स जैसे धवल ने कहा अपर साइड में एक लिमिट भी यहाँ पर है। ऑफकोर्स अगले 2-3 महीने यहाँ पर गेहूं के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सरकार कितना प्रोक्योर करती है, किस तरह की क्वालिटी आती है। अच्छी क्वालिटी यहाँ पर सरकार को प्रोक्योर करके कोई फायदा ही नहीं है अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के तहत नहीं है। एक्सपोर्ट होना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल जैसा लगता है फिलहाल। और जैसे कि स्काईमेट की तरफ से आज हमने रिपोर्ट भी आते हुए देखी कि 94% यहाँ पर ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश रह सकती है, यानी कि नॉर्मल से स्लाइटली कम। ऑफ कोर्स यहाँ पर आईएमडी किस तरह से अपना फोरकास्ट लेके आता है उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान रहेगा। जो भी एक्सपेक्टेड है कि इसी हफ्ते में आईएमडी की जो फोरकास्ट है बारिश को लेकर वो भी यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। धवल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और गेहूं पर वो तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर जीरे की कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से पिछले 2-4 दिनों में किसी चीज में बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है तो वो क्लियरली जीरा यहाँ पर रहा है। आज की आपको बात बता दें तो अपर सर्किट में यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। बाजार की शुरुआत ही 4% के साथ हुई और उसके बाद खरीदार इतने ज्यादा थे बाजार में कि 6% का अपर सर्किट आज सुबह ही लग गया और उसके बाद हमने उसे मूव करते हुए देखा भी नहीं है। साथ ही साथ ऑल टाइम हाईज पे फिलहाल जीरा है। 39,000 के पार यहां पर भाव निकलते हुए नजर आए हैं। इन हाई प्राइसेस पे मांग भी अच्छी खासी है, ऐसा बाजार हमें बताता है। लेकिन डिटेल्स क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ धनंजय राजगोर हैं, राजगोर स्पाइसेस के। धनंजय नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। जीरे पे मुझे याद है जब मैं आपसे मिली थी तो हमारी बात हुई थी और आपने मुझे तब भी कहा था कि भाव ज्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लेवाली है, कंज्यूमर खड़ा है बाजार में। किस तरह की बाइंग अब इन स्तरों पर देखने को मिल रही है? मनीषा जी नमस्कार। पहले तो आपने मुझे सीएनबीसी पे बोलने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और रही बात जीरे की, तो जीरे में मुझे लग नहीं रहा है कि इस भाव से मार्केट फिलहाल घटेगी, क्योंकि जिस तरह की डोमेस्टिक डिमांड है उस तरह लग रहा है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक में बहुत बड़ा काम है। तो हमने देखा कि डोमेस्टिक में आज भी 500 रुपए के भाव में भी जीरा लोग ले रहे और वो भी बिंदास ले रहे। और दूसरी बात रही एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट भी चाइना अच्छी लेवा लिए चाइना की। चाइना समझो इनकेस 20-25 हजार टन अगर चाइना यहाँ से लेके जाता है तो मार्केट और भी सुधरने की चांसेस है। धनंजय, सब लोग कह रहे हैं कि शायद 40,000 का लेवल यहाँ पर जीरा ऊपर में तोड़ता हुआ नजर आएगा। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि आप बाजार में हैं, आप बाजार से जुड़े हुए हैं, आप मांग भी देख रहे हैं, तो क्या इन स्तरों पर भी लेवाली है? डोमेस्टिक की जो डिमांड है वो फुल है और इस भाव से मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल बाजार मार्केट घटेगी। और बाकी रहा कि इस भाव से भी नफा रूपी वेचवाली आ सकती है, क्योंकि मार्केट हाई है तो वो ज्यादा नहीं, लेकिन 10-15 रुपए की करेक्शन ज्यादा में ज्यादा आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आएगी करेक्शन। धनंजय, कितना शॉर्टेज है जीरे का फिलहाल बाजार में कि इतनी ज्यादा लेवाली देखने को मिल रही है, और किस तरह की क्वालिटी है? इस साल जो बारिश गिरी राजस्थान में, तो वो हिसाब से फसल में थोड़ा कमजोर है और ऊंचे क्वालिटी खाने वाली जो कस्टमर है उनको इस साल बहुत बड़ी मार गिरने वाली। क्लियरली कंसर्न्स वहां पर क्वालिटी को लेकर तो हैं ही और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी को लेकर भी हैं। तो धनंजय, क्या लगता है फिर अभी भी जो माल है आपको लगता है बाजार उठाएगा, और जो आप कह रहे हैं कुछ और तेजी आएगी और उसके बाद 10-15 रुपए की करेक्शन भी आ सकती है, तो वो कितनी जल्दी आता हुआ देखते हैं आप? हेलो, सॉरी जी धनंजय। सॉरी, आवाज नहीं आ रही मैम। जी धनंजय, हम आपसे पूछ रहे थे कि कितनी आपने कहा एक मुनाफा वसूली या करेक्शन यहाँ पर आ सकती है, कब आता हुआ देखते हैं आप उसे? ये मुनाफा शायद आने वाले 15 दिन के बाद देखने मिलेगी। अभी फिलहाल 10 दिन तक मार्केट बिल्कुल घटेगी नहीं जीरे के अंदर।
क्योंकि जो हिसाब से डिमांड है वो हिसाब से पूरी डोमेस्टिक मार्केट खाली है, किसी के पास जीरा है नहीं फिलहाल, किसी ने इस साल स्टॉक नहीं किया क्योंकि भाव जो ज्यादा थे इसके हिसाब से स्टॉक किसी ने किया नहीं इस साल। और धनंजय अगले 1-2-3 महीने की अगर बात की जाए तो किस तरह की रेंज फिर आपको बनती हुई नजर आ रही है? जीरा फिलहाल 300 से 400 की रेंज अपन ने देखी लास्ट मंथ, और इस मंथ में हमने देखा कि अभी 400 से 500, मुझे लग रहा है ये 450 से 550 में अटकेगी जीरा रेंज। यानी कि तेजी यहां से अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। मुनाफा वसूली अगर आए धनंजय तो खरीदने की राय देंगे? ट्रेडिंग की राय दूंगा, इस रेट में ट्रेडिंग करना चाहिए, स्टॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन नुकसानी भी आ सकती है, ज्यादा में ज्यादा 10 से 15 रुपए की नुकसानी हो सकती है। ओके धनंजय, ये तो जीरे की बात हुई, और क्योंकि आप हमारे साथ हैं ही तो बाकी मसालों के क्या हाल हैं? अगर धनिया हल्दी की बात की जाए तो धनिये में डिमांड थोड़ी कमजोर है, लेकिन धनिये के अंदर अगर आपको धनिये में आपको लॉन्ग पीरियड में थोड़ा फायदा हो सकता है। ओके और हल्दी में क्या राय देंगे? हल्दी में भी इस साल थोड़ी गिराकी कमजोर है, तो उसमें भी लॉन्ग पीरियड में ही जाना चाहिए। ऑल राइट, जीरा जैसा हीरा नहीं बनेगा हल्दी और धनिया इस साल। ऑल राइट जी हाँ, हल्दी में 2% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है, और धनिया भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। और जैसे कहा गया, सिर्फ एक ही धनंजय ने जैसे कहा कि जीरा हीरा की तरह से निकला है, और जी हाँ, पिछले 1 साल की अगर बात करें तो भाव यहाँ पर डबल होते हुए नजर आए हैं, ऑल टाइम हाईज पर हैं, 40,000 के आसपास हैं, और यहाँ से भी तेजी की उम्मीद फिलहाल है। लेकिन वो करेक्शन जैसे धनंजय कह रहे हैं बाजार में कभी भी आ सकती है। वंदना, आप कैसे देखती हैं जीरे को? क्योंकि आज का अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो 6% की बढ़त जो जीरे में है, बाजार शायद उसको एक्सपेक्ट कर भी रहा था, लेकिन क्योंकि हमने 6% की तेजी के बाद वो प्राइस टूटते हुए नहीं देखा, इसका मतलब है खरीदार अभी भी लाइन में है। जी मनीषा, यहाँ पे रीजन भी है, देखा जाए तो 42,000 यहाँ पे ऊंझा है, और जो बेंचमार्क मार्केट है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और एनसीडीएक्स के प्राइसेस जो है वो 40,000 के करीब हैं। और अराइवल्स की बात रही तो 30 से 40,000 बोरी के अराइवल्स है, जो कि पिछले साल से लगभग यहाँ पे आधा है। तो यील्ड का प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वालिटी इशू भी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है अब एनसीडीएक्स पे एक बार 42,000 के करीब जा सकते हैं। ये 2,000 का गैप तो पूरा होगा ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर हम 10 दिन का, खासकर रमजान वाला अगर हम टाइम पीरियड लेते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 42,000 से 42,500 तक का जो भाव रहेगा वो देखने को मिल सकता है। तो इस कमोडिटी ने लगातार हायर हाईज और हायर सपोर्ट लेवल अपना बनाया है, और जो न्यू सपोर्ट लेवल है वो मुझे लग रहा है कि 37,000 से 37,500 का बन गया है। उससे नीचे प्राइसेस यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि अगर करेक्शन आता भी है तो वहां पे टिकेगा, एकदम से वहां पे बाइंग फिर से आएगी। ऑल राइट, एक कमोडिटी जो पिछले साल यहाँ पर 1600, 17,000, 18,000 के आसपास काम कर रही थी, नियरली 40,000 आपकी स्क्रीन पर, 6% की तेजी यहाँ पर भी है। और धनंजय, जैसे वंदना ने कहा कि स्पॉट मार्केट्स में बात की जाए, ऊंझा की अगर आज की बात की जाए तो ऑलरेडी भाव यहाँ पर 42 पे पहुंच चुके हैं। कहाँ पर ऑल टाइम हाइज आपने यहाँ पर ट्रेड के लिहाज से कहाँ बनते हुए देखे हैं? आज ऊंझा में 40,000 की आवक थी। जब हम देखे तो लास्ट ईयर इस टाइम पे 50-60 हजार बोरी आ रही थी। जोधपुर मंडी की बात करें तो आज 4 से 5 हजार बोरी आई थी। लास्ट ईयर इस टाइम पे 8 से 10 हजार बोरी आ रही थी। लेकिन जीरा लेने जाए तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही इतना है कि अगर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर चाइना फिर से लेने आ जाएगा तो तूफान मचा देगा। ऑल राइट, तूफानी तेजी, आवक बाजार में कम है, खरीदार अभी भी इन लेवल्स पे भी मिल रहे हैं, क्योंकि आगे जीरा है ही नहीं। तो जिसको जिस समय पे जो जितना जीरा मिल रहा है और जिन लेवल्स पे मिल रहा है वो अभी भी यहाँ पर खरीद ही रहे हैं। तो ये तो बात हुई ऑफ कोर्स यहाँ पर जीरे की। धनंजय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। एग्री कमोडिटीज पर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन नॉन एग्रो पे कहाँ पे ध्यान दें, कैसे बनाएं, स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। 360 में आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहाँ पर पिछले 3 हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी पॉजिटिव तरीके से हुई है। प्रथमेश, जो लेटेस्ट ट्रिगर है वो सऊदी अरेबिया का भाव बढ़ाना है अपने कंज्यूमर्स के लिए एशिया और यूएस में। कैसे देखते हैं आप उसे, और आपका प्राइसेस पे अब क्या व्यू है? गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली लास्ट हफ्ते का जो ओपेक मीटिंग का सरप्राइज आउटपुट कट का डिसीजन के बाद रिस्क प्रीमियम क्रिएट हो चुका था इस काउंटर में। उसके बाद अगेन सऊदी की तरफ से प्राइस इंक्रीज एशियन कस्टमर्स के लिए, लेकिन क्लियरली यहाँ पे रिस्क प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे क्रूड का ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 6,700 का कॉल ऑप्शन जो बहुत ही करीब है, यहाँ पे 70 रुपए के आसपास मिल रहा है। 25 रुपए का स्टॉप लगाएंगे, ऊपर में टारगेट 150 का रखेंगे। उम्मीद है कि ये काउंटर में मेरे ख्याल से 6,700 के आगे आने की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी दिखाई दे रही।
प्रथमेश, साथ ही साथ अगर गैस की बात करें तो यहाँ पर अब क्या व्यू है, क्या रेंज है, क्या स्ट्रैटेजी है इस हफ्ते के लिए? I think 150 on the lower side, 182 on the higher side. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेल साइड में रहेगी। देखा से 169 के पास में ट्रेड होगी कमोडिटी। 171 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 177 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 157 के लिए रहेगा। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अब भी जारी है, तो बिकवाली की राय यहाँ पर गैस में। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला क्वार्टर ज्यादातर इन द नेगेटिव रहा। पिछला एक हफ्ता और एक महीना अगर आप उठा के देख लें तो ज्यादातर मेटल्स अभी भी ऑन द वीकर साइड हैं। इवन एज डॉलर को अपने हाई से हमने आते हुए नीचे देखा है, उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांग की एक्सपेक्टेशन चाइना से नहीं है। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप, चाहे वो कॉपर है या फिर जिंक जो कि 5 महीने के लोज पर है, एल्यूमिनियम, स्टील 2 महीने के लोज पर, आयरन और 3 महीने के लोज पर? आई थिंक बेस मेटल्स एक क्लियरली पुश एंड पुल फैक्टर के दौर में है, जहां पे एक तरफ से एक्सपेक्टेड चाइनीज डिमांड जितनी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है, और प्लस इंटरेस्ट रेट फैक्टर के कारण डॉलर में जो पुश और पुल है, जैसे कि वीक डॉलर, स्ट्रॉन्गर डॉलर, क्लियरली एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम नहीं, सारे बेस मेटल्स काउंटर के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बट यहाँ से मैं एक यहाँ पे टॉप पे अगर पकड़ूंगा यहाँ पे तो कॉपर में ही रहेगी वो। 772 पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 776 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 765 के लिए रहेगा। वंदना, आप मेटल्स एज अ सेक्टर को कैसे अप्रोच करेंगी? जी मनीषा, मुझे भी यहाँ पे प्रेशर दिखता लग रहा है, क्योंकि अगर चाइना में भी देखें तो जो भी एक्टिविटीज हैं जो इम्प्रूव हुई हैं वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बनता नजर आएगा, और रिफाइंड कॉपर का भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो 771 पे मैं करंट मार्केट प्राइस पे भी यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि नीचे 770 775 तक का जो भाव है वो भी इनफैक्ट आ सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यहाँ पे है 780 का, जिसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं हम। ऑलराइट, बिकवाली की राय यहाँ पर कॉपर में, बाकी मेटल्स में इन एनी केस यहाँ पर वीकनेस के साथ कारोबार है। सोने चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक नियर टर्म रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। प्रथमेश, यहाँ पर टॉप ट्रेड्स क्या है? फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्शन पॉसिबल दिखाई दे रहा है, गोल्ड में भी सिल्वर में भी। गोल्ड 60,560 पे बेचने की सलाह रहेगी। जून वायदा 60,870 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 59,900 के रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर का मे वायदा बेचने की सलाह रहेगी 74,580 पर। 75,630 का स्टॉप रहेगा। टारगेट नीचे 73,000 के लिए रहेगा। बिकवाली की राय यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही आती हुई। और जहां तक एग्री की बात है वंदना, जीरे की तो बात हमने की ही, लेकिन चाहे वो कैस्टर है, गुआर है, सभी जगह यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन है। जी मनीषा, बिल्कुल। और कैस्टर में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है और बार बार यहाँ से बाइंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 6240 का एक लेवल रहेगा जहां बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 6600 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। एक बार 6050 का 6080 तक का हम लगा सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे गुआर है। गुआर पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे डल ट्रेड देखने को मिलेगा। एक सीसॉ मूवमेंट है, एक दिन बाइंग है, दूसरे दिन सेलिंग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 5800 के करीब सेलिंग कर सकते हैं। 5550 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 5900 का। ऑलराइट, यानी कि जीरे और कैस्टर में खरीदारी है जो कि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज हैं, लेकिन गुआर में मौसम की वजह से कुछ बिकवाली, मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। जाते जाते एक क्विक व्यू आपका डॉलर इंडेक्स पे लेना चाहेंगे प्रथमेश, क्योंकि यहाँ पर निचले स्तरों से खरीदारी जरूर लौटी है। क्या उसका भी असर कमोडिटीज पे है और यहाँ पर अब क्या लेवल्स बन सकते हैं? क्लियरली डॉलर इंडेक्स प्ले कर रहा है सारे कमोडिटीज के डायरेक्शन पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं अगर रेंज डिफाइन करूंगा 102 पे है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। मेरे ख्याल से 100 नीचे की तरफ में और 105 ऊपर के लेवल में ये रेंज को प्ले आउट करो, और अकॉर्डिंगली आपको यूएसडी एनआर के रेट्स भी 81.50 नीचे में और 82.50 आउटसाइड में ₹1 के रेंज पे आपको दोनों ही ये डॉलर इंडेक्स का ऑलमोस्ट $4-5 का रेंज और रुपी में ऑलमोस्ट ₹1 का रेंज। ऑलरेडी, यानी कि वॉल्टिलिटी और एक बड़ी सी रेंज यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है, तो उस पर नजर रखें, क्योंकि आगे जाकर इसका भी इम्पैक्ट हम यहाँ पर कमोडिटीज में बनता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। प्रथमेश, वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।